जब मैंने फर्स्ट क्लास को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको उन सारी चीज़ों के बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि किस तरीके से हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो एक बार हम उस चीज़ को दोबारा समझेंगे और देखेंगे कि हमारी जो जर्नी थी इस चैप्टर की वो कहाँ तक अब तक पहुँची है। तो मैंने देखा था कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमने देखा इसके अंदर हम कुछ परिवर्तन देखते हैं, और जो वो परिवर्तन थे यानी कि ये जो परिवर्तन हुए थे ये किसी एक समय काल में हुए थे। तो वो जो समय काल हमने देखा था वो हमने देखा था 600 BC से लेकर 600 AD के बीच में, जिसके दौरान हमने राजनीतिक परिवर्तनों को समझा और आर्थिक परिवर्तनों को समझा। राजनीतिक परिवर्तनों में मैंने आपको बताया था कि हमको दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। एक वो राजनीतिक परिवर्तन जो उत्तर भारत के अंदर हो रहे थे, और एक वो राजनीतिक परिवर्तन जो दक्षिण भारत के अंदर हो रहे थे। ठीक है, इन राजवंशों में जो परिवर्तन हुए उन सारे राजवंशों के बारे में हमने जब जाना तो हमने देखा कि उत्तर भारत के अंदर जब हम राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमने मगध के बारे में चर्चा की, और मगध के बाद फिर हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य के बाद हमने कुषाण वंश के बारे में पढ़ा, और कुषाण साम्राज्य के बाद हमने गुप्ता साम्राज्य यानी कि गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा की। फिर हम दक्षिण भारत की तरफ गए, और दक्षिण भारत में जो राजनीतिक परिवर्तनों की जब हम चर्चा की तो हमने देखा वहाँ पर 3 प्रकार की सरदारियाँ थीं जिनको दक्षिण भारत के राजवंशों का रूप दिया गया, और इनमें हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ फिर हमने चेर वंश के बारे में चर्चा की, और अंत में हमने पांड्यों के बारे में पढ़ा, और यही वो पांड्य थे जिन्होंने तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। अब तक की क्लास में हमने इन सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की जितनी भी क्लासेस नहीं ली हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर आगे की क्लासों को ले सकते हैं और देख सकते हैं हमारे सारे उन टॉपिक्स को जिसको हमने एग्जाम्स की दृष्टि से कवर किया है। तो हमने राजनीतिक परिवर्तनों में इन सारे टॉपिक्स को देखा था, और हमने लगभग इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझा और इनको कवर किया। अब आगे के टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि आर्थिक परिवर्तन भी हम 2 प्रकार से देखते हैं, जिसमें एक तरफ हम देखते हैं ग्रामीण समाज को कि ग्रामीण समाज के अंदर किस तरीके से परिवर्तन हो रहा था, और एक तरफ हम देखते हैं नगरीय परिवर्तन को कि नगरीय समाज के अंदर किस तरीके का परिवर्तन हो रहा था। तो जब ग्रामीण समाज के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि राजा की जो छवि थी ग्रामीण समाज के अंदर वो किस प्रकार की होती थी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, यानी कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ था उसको हमने पूरे अच्छे तरीके से कवर किया। अब आगे की चीज़ों को हम समझेंगे अपने इस वाले क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो अब ग्रामीण समाज की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रामीण समाज के ऊपर कंट्रोल जिसका था वो पूरे के पूरे साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था, यानी कि एक शासक था, और इस शासक का जो कंट्रोल था वो पूरे के पूरे समाज के ऊपर था। तो जो समाज था ये समाज उस समय ग्रामीण समाज था, और ग्रामीण समाज के अंदर जो लोग रह रहे थे वो शासक किसी राज्य पर शासन कर रहा है, और जो राज्य है, ठीक है, राज्य की अपनी एक प्रजा होती है, तो प्रजा में जो शासक होता था उसकी छवि कैसी होती थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो जनता थी अपने राजा से कभी भी खुश नहीं रहती थी, और उस समय जब शासक को ये सारी बातों के बारे में पता चलता है तो कहीं ना कहीं शासक को भी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि जनता के लिए हमको इन सारी चीज़ों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते शासक जो था वो जनता की नज़र में एक तरह से एक दुष्ट था, एक तरह से वो उनके लिए शोषणकारी नीतियां लागू करता था। तो जब जनता से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है तो बताया जाता है जनता द्वारा कि जो राजा है जब कभी फसल अच्छी नहीं होती है उसके बावजूद भी वो इतने बड़े बड़े करों को या फिर करों की मांग करता है, टैक्सेस की मांग करता है, जिसके चलते जो प्रजा है उन टैक्सों को भर नहीं पाती है, क्योंकि उत्पादन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं था कि वो उसमें से राजा को उसकी मांग के अनुसार टैक्स भी अदा कर सके और अपना जीवन यापन भी चला सके। तो इन सारी चीज़ों से उनका जो जीवन था यानी कि ग्रामीण समाज में रहने वाले किसानों का और लोगों का वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी था। इन सारी चीज़ों से तंग आकर वो राजा से हमेशा नफरत करते रहते थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने का केवल एक ही तरीका उनको लगता था कि राज्य को छोड़ छाड़ कर वो लोग वन की तरफ चले जाएं और वनों में रहना शुरू कर दें। तो ऐसे काफ़ी सारे किसानों ने किया,
काफ़ी सारे लोगों ने किया भी था कि वो जनता के शोषणकारी नीतियों, राजा की शोषणकारी नीतियों से बचने के लिए जब उत्पादन वगैरह नहीं होता था और टैक्स वगैरह वो टाइम पर पे नहीं कर पाते थे, तो उनके शोषण से बचने के लिए वो जंगल यानी कि वनों की तरफ पलायन कर जाते थे। तो इन सारी चीज़ों से जो राज्य था कहीं ना कहीं उसके ऊपर, उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ रहा था, क्योंकि जनता में जो जनता है अब वो धीरे धीरे वनों की तरफ खिसकना शुरू हो गई। तो इससे राजा के लिए भी एक संकट था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो समाज में ही रहकर अपना जीवन यापन करना चाहते थे और कुछ ऐसे उपाय ढूंढना चाहते थे जिनसे राजा को वो टैक्स भी पे कर पाए समय के अनुसार और अपने आप को जहाँ पर उन्होंने स्थापित किया है उस जगह पर भी रख सके, एक तरह से अपना एक स्थायी जीवन भी जी सके। तो इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए उन्होंने कई सारे तरीके निजात किए, कई सारे तरीके अपनाए। उन्हीं तरीकों में से हम पढ़ेंगे एक उपज बढ़ाने के तरीकों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ग्रामीण समाज के अंतर्गत 600 BC से लेकर 600 AD के बीच में जो राजा की छवि होती थी, एक प्रकार से वो तनावपूर्ण छवि रहती थी, क्योंकि राजा समय समय पर भारी करों की मांग करता रहता था। और जब वो राजा को कर देते थे तो इसके अलावा कुछ डकैत टाइप के लोग भी थे जो उनसे एक तरह से उनके सामान को लूट खसोट करके वहाँ से ले जाया करते थे। तो जिससे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। तो यहाँ तक की चीज़ों को हमने पढ़ा। इस चीज़ से उभरने के लिए जो ग्रामीण समाज के लोग थे उन्होंने अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए कई प्रकार के उपाय ढूंढे और उन्हीं उपायों में से हम पढ़ेंगे ग्रामीण समाज में उपज बढ़ाने के कौन कौन से ऐसे तरीके थे जिनके आधार पर आगे चलकर किसानों ने अपने उपज के तरीकों को बढ़ाया और फसल उत्पादन में काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्होंने एक तरह से फसल को उत्पादित किया, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 600 BC से लेकर 600 AD के बीच में जो समय काल था, उस समय काल के दौरान जो लोग थे उन्होंने उपज बढ़ाने के कौन कौन से तरीकों का निर्माण किया या कौन कौन से तरीके ढूंढे थे। उन तरीकों के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि उस समय 2 प्रकार के तरीकों का निर्माण किया गया, यानी कि किसानों ने अपनी उपज को बढ़ाने के लिए 2 प्रकार के तरीकों का यहाँ पर निर्माण किया। जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले किसानों को पता था कि जो भूमि उनके पास है, सपोज कीजिए कि ये भूमि है किसानों के पास और इस भूमि पर केवल कुछ हद तक ही कृषि की जा सकती है, लेकिन पूरे के पूरे भूमि को साफ करके वो कृषि नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कृषि करने के लिए खेत को ज़्यादा से ज़्यादा पोला किया जाता है और पोला करने के यानी कि जुताई करने के उनके पास साधन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुआ करते थे। लकड़ी के हल हुआ करते थे, जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करके वो हलों का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले ये उपाय ढूंढा कि अगर हम कोई ऐसे उपकरण का निर्माण कर ले जो खेत को ज़्यादा गहराई तक जोत सकता है, तो पौधों को ज़्यादातर जो पौधों की जड़ें होंगी वो नीचे तक जाने में सक्षम होंगी, जिससे जो उत्पादन होगा उसकी क्षमता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने जो कार्य किया, सबसे पहले उन्होंने जो औजार वगैरह थे उनका निर्माण किया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 600 BC के आसपास लोहे का प्रचलन होना प्रारंभ हो गया था, यानी कि लोहे का जो प्रचलन था वो प्रारंभ हो गया था और उन लोगों ने इस लोहे का उपयोग करके कुछ विशेष प्रकार के उपकरण का निर्माण किया। तो उपज बढ़ाने के तरीकों में जो सबसे पहला उपाय उन्होंने ढूंढा कि औजारों को निर्मित किया जाए ऐसी धातु से जो काफ़ी ज़्यादा कठोर हो और खेत को ज़्यादा गहराई तक खोद सके, जिससे उसकी एक उचित मात्रा में जुताई की जा सके जिस जमीन पर वो कृषि कर रहे हैं। तो उपज बढ़ाने के तरीके में सबसे पहले उन्होंने लोहे के औजारों का प्रयोग किया। औजारों के प्रयोग के साथ साथ उन्होंने देखा कि खेत की जुताई तो अच्छे तरीके से की गई है, लेकिन अगर हम केवल वर्षा पर ही निर्भर रहेंगे कि जब वर्षा होगी तभी हमारे खेतों को पानी लगेगा, उनमें सिंचाई होगी, या फिर जब नदियों का स्तर ज़्यादा बढ़ेगा तो नदियाँ बहाव लेकर अपने साथ पानी लेकर आएंगी और हमारे खेत सिंचित हो जाएंगे, तो इस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला। हो सकता है कि उस समय काल में बारिश ना पड़े या उस समय मौसम परिवर्तन कुछ ऐसे हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किए, सिंचाई के साधन डेवलप किए। ठीक है कि चाहे बारिश पड़े या ना पड़े हम प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हमको सिंचाई के कुछ साधनों का निर्माण करना होगा। तो उन्होंने इसके साथ साथ उपज बढ़ाने के लिए लोहे के औजारों के साथ साथ सिंचाई के उपकरणों का भी या सिंचाई के साधनों का भी निर्माण किया। जब हम लोहे के उपकरणों का या फिर लोहे के औजारों का प्रयोग के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इन लोगों ने 2 प्रकार के लोहे के औजारों का प्रयोग किया, जिसमें हम देखते हैं कि एक तरफ इन लोगों ने हल का प्रयोग किया और एक तरफ
इन किसानों ने कुदाल का प्रयोग किया। तो दो प्रकार के इन्होंने औजारों का प्रयोग किया जो बड़ी मात्रा में जुताई करने के लिए सक्षम हो सकते थे। और जब हम सिंचाई के बारे में बात करते हैं तो सिंचाई के लिए भी इन्होंने कई प्रकार के साधनों का उपयोग किया, जिसमें एक हम देखते हैं प्राकृतिक साधन और एक हम देखते हैं कृत्रिम साधन। कि अगर प्रकृति ने हमारे ऊपर मेहरबानी दिखाई तो हम प्रकृति का यूज़ करके भी सिंचाई का प्रयोग करेंगे, और अगर प्रकृति किसी समय हमसे मुंह मोड़ लेगी तो हम अपने कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके खेतों को सिंचित करेंगे, जिससे हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो कम ना हो। तो उपज बढ़ाने के लिए मुख्यतः उस समय के किसानों ने लोहे के औजारों का प्रयोग किया और साथ साथ सिंचाई के साधनों का निर्माण किया। इसके अलावा लोहे के औजारों में उन्होंने हल्का और कुदाल का प्रयोग किया जो खेत को अच्छे तरीके से जोत सकते थे, और खेत को सिंचित करने के लिए उसको सिंचाई करने के लिए उन्होंने सिंचाई के कई प्रकार के साधनों का निर्माण किया, जिसमें एक प्राकृतिक तरीका अपनाया और दूसरा कृत्रिम तरीका अपनाया। जब प्राकृतिक तरीके के बारे में हम बात करते हैं तो इन्होंने वर्षा का प्रयोग किया, यानी कि बारिश के पानी का प्रयोग किया, और नदियों का भी इन्होंने प्रयोग किया। और कृत्रिम तरीकों में इन्होंने जगह जगह पर जलाशयों का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए और इसके अलावा इन्होंने कृत्रिम नहरों का भी निर्माण किया, जिसके माध्यम से खेतों को सींचा जा सकता था और उपज को बढ़ाया जा सकता था। जब हम हल और कुदाल के बारे में प्रयोग करते हैं तो इन जो हल था इसका प्रयोग मुख्यतः मैदानी इलाकों में किया गया, ठीक है। जैसे पंजाब और राजस्थान वाले जो इलाके हैं, हरियाणा वाले जो इलाके, वहाँ पर इनका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। और कुदाल का प्रयोग उन स्थानों पर किया गया जो स्थान थोड़े कठोर व पहाड़ी टाइप के हुआ करते थे, जिसको आसानी से खोदना मुश्किल होता था फावड़े जैसी चीज़ से, तो वो कुदाल का प्रयोग वहाँ पर किया करते थे। तो ये वो तरीके थे जिनके माध्यम से 600 BC से 600 AD के बीच में किसानों ने उपज बढ़ाने के कुछ तरीके निर्मित किए। तो इनके माध्यम से उन्होंने इतनी तादाद में उत्पादन ज़रूर किया जिससे वो अपने राजा को उसके मांग के अनुसार उसका टैक्स भी पे कर सकते थे और अपना जीवन यापन भी अच्छे से चला सकते थे। तो ये ग्रामीण इलाकों में आर्थिक परिवर्तन का एक साधन के रूप में उभरे। अब यहाँ पर हमने देखा कि किसानों ने उपज बढ़ाई, उपज बढ़ाने के बाद उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ना शुरू हो गई। जब उनकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छे से डेवलप हुई तो जिन किसानों को उपज बढ़ाने के तरीकों के साधनों का लाभ मिला वो तो अपनी स्थिति ऊपर करके चले गए, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी थे या कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास अपने खुद के खेत नहीं थे, वो दूसरों के खेतों को किराए पर लेकर काम किया करते थे, कृषि वगैरह करके अपना जीवन यापन करते थे। तो ऐसे लोग जो थे वो समाज के एक दायरे के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग वो नीचे रह गए और कुछ लोग ऊपर, यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते चले गए और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते चले गए। तो जो सामाजिक स्तर का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं उच्चता और निम्नता के आधार पर बढ़ गया। तो अब हम जो अगला टॉपिक क्लियर करेंगे उसमें हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो 600 BC के आसपास का जो समाज था, क्या वो समाज भी कई प्रकार की भिन्नताओं में बटा हुआ था। तो हम यहाँ पर उन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। 600 BC के आसपास जो समाज था उसमें किस प्रकार की भिन्नताएं हैं। जब हम इन भिन्नताओं के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन भिन्नताओं की जानकारी या सामाजिक भिन्नता की जानकारी हमको मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त होती है, जिसमें हम देखते हैं कि समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और एक वर्ग ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति निम्न है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमको जानकारी मिली मुख्यतः हमको दो प्रकार के ग्रंथों से या दो प्रकार के तत्वों से हमको इनकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें हम एक तरफ देखते हैं बौद्ध कथाओं के बारे में। जो उस समय बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने कुछ कथाएं लिखी जिनमें इन सारी चीज़ों के बारे में और सामाजिक भिन्नताओं के बारे में बताया, ठीक है। बौद्ध कथाओं से हमको सामाजिक भिन्नता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसके अलावा हमें संगम साहित्य से भी, जो संगम साहित्य हुआ करता था उस समय का, उससे भी हमें संगम साहित्य से भी हमें सामाजिक भिन्नता की जानकारी मिलती है, जिसमें ये बताया जाता है, बौद्ध कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है कि समाज कई सारे वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे ऊपर की जो श्रेणी पर जो व्यक्ति होता था उसको ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता था, उसको ग्राम प्रधान कहा जाता था। और जो ग्राम प्रधान होता था ये ग्राम का एक तरह से एक मुखिया होता था। इसके नीचे की जो स्थिति होती थी वो जमींदारों की होती थी।
जिनके पास अपनी बड़ी बड़ी संपत्तियां होती थी उनको जमींदार बोला गया है। भू संपत्तियां इनके पास होती थी, संपत्तिवान व्यक्ति हुआ करते थे। इसके बाद गृहपति की स्थिति आती है। गृहपति जो घर का मुखिया होता था, हमने कल की क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी। और गृहपति के बाद जो अगला हमारा वर्ग आता है वो था हमारा भूमिहीन कृषक, जिनके पास कृषि करने के लिए भूमि ही नहीं थी। ऐसे किसानों को क्या बोला गया? भूमिहीन कृषक, भूमिहीन किसान। ठीक है, और ये समाज की इस श्रेणी में सबसे निम्नतम पायदान पर इनका विवरण हमको मिलता है। तो इस तरीके जो समाज था वो कई प्रकार की भिन्नताओं में बटा हुआ था। ये स्थिति हमको बौद्ध कथाओं द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये स्थिति हमको संगम साहित्य में यानी कि दक्षिण भारत के अंदर भी देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ऊपर की श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के अंदर कई प्रकार के लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें वेलल्लार नाम के मैंने व्यक्तियों के बारे में आपको बताया था। तो सबसे ऊपर की जो श्रेणी होती है उसमें वेलल्लार, ठीक है, एक मिनट, तो जिसमें हम वेलल्लार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और जो ये वेलल्लार नाम के व्यक्ति होते थे, ये उस समय दक्षिण भारत में जमींदार लोगों के लिए प्रयुक्त एक शब्द होता था। इसके बाद जो दूसरे पायदान पर लोग आते थे उनमें हम उल्वर नाम के व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो हलवाह के नाम से भी प्रसिद्ध थे, हलवाह या इनको उल्वर के नाम से जाना जाता था। और सबसे नीचे जो व्यक्ति होते थे उनको हम दास या फिर अणमई, दास अणिमई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो समाज था हमारा 600 एडी से BC से लेकर 600 एडी के बीच में, इस तरीके से हमारा जो समाज था वो कई सारे स्तरों पर या भिन्नताओं में विभाजित हुआ करता था। अब आगे हम उन सारी चीज़ों के बारे में भी देखते हैं जो राजा अपनी स्थिति को समाज में अच्छा बनाए रखने के लिए या अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए कई प्रकार के कार्य किया करते थे। उन्हीं कार्यों में से एक कार्य था भूमिदान। उन्हीं कार्यों में से एक कार्य हुआ करता था भूमिदान। अक्सर समाज में अपनी उच्च स्थिति को बनाए रखने के लिए या अपनी प्रशंसा करवाने के लिए जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, कहीं ना कहीं वो भूमियों का दान किया करते थे ऐसे लोगों को जो या तो भूमिहीन होते थे या फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्राह्मणों को भी अपनी भूमियां दान में दिया करते थे। तो उनके बारे में जानते हैं और जानते हैं भूदान के बारे में यानी कि भूमिदान के बारे में। ठीक है, इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। ठीक है, चलो, जब हम भूमिदान के बारे में चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है, भूमिदान अक्सर जो होता था ये राजाओं द्वारा किया जाता था। और ये जो दान था ये आम जनता को भूमियाँ दान में दे दी जाती थी, या फिर जो भूमियाँ कुछ ऐसी थी जो केवल ब्राह्मणों को ही दान में दी जाती थी। जब कोई शासक दान में ब्राह्मण को दान में भूमि अदा करता था यानी कि भूमि दान करता था किसी ब्राह्मण को, तो ऐसी भूमि को अग्रहार के नाम से जाना जाता था। ये आपको याद रखना है। जो भूमि दान के जो जानकारी के स्रोत है, भूमि दान की जानकारी हमको मुख्यतः कहाँ से मिलती है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं कि भूमि दान की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आते हैं उसमें हम बात करते हैं अभिलेखों की, कि उस समय के लिखे गए अभिलेख हमको भूमि दान के विवरणों के बारे में बात करते हैं, भूमि दान के विवरणों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जो शासक होते थे वो जनता में या ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया करते थे, और उसके बाद वो अभिलेख में उन सारी चीज़ों के बारे में बताया करते थे। तो अभिलेखों के माध्यम से हमको भूमि दान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो अभिलेख थे उस समय मुख्यतः दो चीज़ों पर लिखे जाते थे, या तो ये जो भूमि दान के अभिलेख थे ये या तो पत्थरों पर ज़्यादा लिखे गए थे, या फिर ये उस समय जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थे ताम्रपत्र। ठीक है, तो ये ताम्रपत्रों पर भी लिखे जाते थे। तो भूमि दान के अभिलेख मुख्यतः हमको या तो पत्थर पर लिखे मिले हैं या ताम्रपत्रों पर लिखे हुए मिले हैं। इन सारी चीज़ों के आधार पर हम भूमि दान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये जो अभिलेख थे ये मुख्यतः कई सारी भाषाओं में इनके बारे में हमको जानकारी मिली है, जिसमें हम देखते हैं कि ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं कुछ अभिलेख। इसके साथ साथ तेलुगु भाषा में भी हमको भूमि दान के अभिलेखों का विवरण मिला है, और तमिल भाषा में भी इनका हमको विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी सिचुएशनें थी या कौन कौन से ऐसे कारण थे
जिनके आधार पर जो राजा होते थे वो भूमि दान करते थे। अक्सर भूमि दान करने के पीछे राजाओं का क्या उद्देश्य होता था या भूमि दान करने के पीछे का क्या कारण होता था, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करते हैं। तो इसके कई सारे कारण बताए गए हैं कि जो राजा होते थे वो भूमि दान कई प्रकार से किया करते थे। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि राजा चाहता था कि उसकी जो राजस्व स्थिति है या उसका जो राजस्व है, उसका जो अर्थव्यवस्था है और ज़्यादा डेवलप हो। ज़्यादा से ज़्यादा करों की मांग राजा तभी कर सकता था जब जनता उनको उतना कर दे सकती थी। तो राजा को ये पता था कि जितना ज़्यादा कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा उतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा और उतना ज़्यादा वो करों की मांग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भूमि का दान किया जाता था, राजा इस सोच में भूमि का दान करते थे कि अगर मैं भूमि किसी कृषक को दान में दे दूंगा तो वो उस पर किसी न किसी प्रकार की फसल का उत्पादन करेगा और उस फसल पर वो टैक्स लगाकर उससे कर एकत्रित कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भूमि दान किए जाते थे वो कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए दिए जाते थे। इसके अलावा वह जनता का समर्थन हासिल करने के लिए भी भूमि दान करते थे, क्योंकि उस समय में कुछ ऐसे सामंत उभर कर सामने आ रहे थे जो कहीं ना कहीं राजा की स्थिति को चुनौती दे सकते थे। तो राजा को ये चीज़ें बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि उसकी स्थिति को कोई चुनौती दे, इसीलिए वो समाज में अपनी स्थिति को और अच्छा और सुदृढ़ बनाने के लिए वो जनता में भूमि का वितरण कर देते थे, उनको दान में दे देते थे, जिससे जनता को लगे कि राजा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सोचता है और हमारे लिए अच्छे कदम उठाता है, ताकि जनता का जो लगाव है प्रजा से बना रहे और जो सामंत है वो अपनी चाल में कभी भी कामयाब ना हो सके। तो जनता में अपनी अच्छी छवि को स्थापित करने के लिए और जनता का समर्थन हासिल करने के लिए भी राजा क्या किया करते थे, भूमि दान किया करते थे। इसके अलावा वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहते थे कि जो राजा जितनी ज़्यादा भूमियाँ दान में देगा कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, ठीक है, राजा जो होते थे वो भूमि दान किया करते थे। इसके साथ साथ हम जान सकते हैं कि राजनीतिक प्रभुत्व के लिए भी वो भूमि दान किया करते थे। तो भूमि दान करने के पीछे के कुछ ये प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे शासकों के कि वो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो अपनी बड़ी बड़ी भूमियां दान में दे दिया करते थे। जब हम कुछ शासकों के बारे में बात करते हैं कि उन प्रमुख शासकों के बारे में बताइए, प्रमुख शासक जिन्होंने भूमि दान काफ़ी बड़ी मात्रा में किया, तो इसी में हमको एक लेडी शासक हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है जिनका संबंध वाकाटक राज्य से था, ठीक है, और उनका नाम प्रभावती गुप्त था। तो प्रभावती गुप्त के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभावती गुप्त, जो प्रभावती गुप्त थी, मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि समुद्रगुप्त थे और ये समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजाओं की श्रेणी में शामिल थे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के एक बेटे थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, इनकी जो बेटी थी, इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का इन्होंने जो विवाह किया था वो वाकाटक नरेश के साथ किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनका जो विवाह हुआ था वो वाकाटक के नरेश थे, उनका नाम था रुद्रसेन, ठीक है। जो रुद्रसेन सेकंड थे, इनके साथ प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद रुद्रसेन की तत्काल ही मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सारे राजपाट की जिम्मेदारी प्रभावती गुप्त को संभालनी पड़ती है और काफ़ी लंबे समय तक ये वहाँ पर शासन भी करती है। इसी दौरान ये काफ़ी सारी भूमियों को जनता में बांटती हैं, यानी कि उनका दान करती हैं, और इसी दान के दौरान कई सारे अभिलेखों से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो प्रमुख शासक कौन थे हमारे अध्याय के नज़रिए से जिन्होंने बड़े मात्रा में भूमि दान किया। तो इसमें हमें प्रभावती गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। अब हम अपने इस टॉपिक में उन नगरों के बारे में जानते हैं जो 600 BC के आसपास डेवलप हुए। तो ये जो मुख्यतः जो नगर थे ये मुख्यतः 3 प्रकार से डेवलप हुए, जिसमें सबसे पहला जो हमारे कारक थे वो थे महाजन पदों की राजधानियाँ। जो बड़े बड़े महाजन पद हुआ करते थे, जैसे हमारा मगध हो गया, ठीक है, मगध के साथ साथ तक्षशिला हो गया, तोसली हो गया, उज्जैनी हो गया, ये सारे जितने भी बड़े बड़े जो हमारे महाजन पद हुआ करते थे, इन महाजन पदों की जो राजधानियाँ थी एक समय पर आकर वो राजधानियाँ नगरों का रूप में तब्दील हो गई, यानी कि नगरों में डेवलप हो गई, जिसमें हम
पाटलिपुत्र के एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो नगर थे मुख्यतः उन स्थानों पर डेवलप हुए जो कहीं ना कहीं संचार के केंद्रों के बीच के आसपास पड़ते थे, यानी कि संचार माध्यमों में या संचार मार्गों के आसपास बसे हुए जो छोटे मोटे एक तरह से कस्बे थे वो आगे चलकर नगरों में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें हम कई प्रकार के संचार मार्गों के बारे में जब बात करते हैं तो मुख्यतः दो प्रकार के संचार मार्गों को पढ़ते हैं। एक वो संचार मार्ग जो स्थल मार्ग के अंतर्गत आते थे और एक वो संचार मार्ग जो जल मार्ग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के संचार मार्ग हुआ करते थे उस समय, और इनके आसपास जो नगर डेवलप हुए वो संचार मार्गों के माध्यम से डेवलप हुए। और इसके साथ साथ एक तीसरे टाइप से भी नगरों का निर्माण हुआ, नगरों का विकास हुआ, जिसमें धार्मिक व सांस्कृतिक कारक आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल के तौर पर जब हम देखते हैं तो महाजनपदों के राजधानियों के रूप में जब जो स्थान थे आगे चलकर वो नगरों में डेवलप हुए, उनमें से एक आता है हमारा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर आगे चलकर डेवलप हुआ जो महाजनपदों में की राजधानियों में प्रमुख राजधानियों के तौर पर गिना जाता था। जब हम संचार स्थलों के निकट की बात करते हैं तो उसमें उज्जैनी का नाम आता है। ठीक है, उज्जैनी। और इसी तरह से जल मार्ग के किनारे एक शहर जो डेवलप हुआ उसका नाम था पुहार। ठीक है, और जब हम धार्मिक व सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के चलते डेवलप शहरों के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा सबसे प्रमुख शहर आता है मथुरा। ये एक ऐसा शहर था जो धार्मिक प्रक्रियाओं के चलते डेवलप हुआ और आगे चलकर यानी कि अभी तक ये एक धार्मिक आस्थाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में गिना जाता है। अब हम 600 ईसा पूर्व के आसपास जो व्यापार होता था वो किस तरीके से होता था और व्यापार के कौन कौन से मार्गों का वो लोग प्रयोग किया करते थे और कौन कौन से साम्राज्यों से उनके संबंध स्थापित होते थे, तो उनके बारे में हम यहाँ पर एक बार देखने का प्रयास करते हैं। जब हम 600 BC से लेकर 600 AD के बीच की बात करते हैं तो उसमें जो व्यापार था, व्यापार के मुख्यतः दो प्रकार के मार्ग हुआ करते थे, जिसमें एक तरफ हम देखते हैं स्थल मार्ग को और एक तरफ हम जल मार्ग की चर्चा करते हैं। जब हम स्थल मार्गों के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका प्रयोग वो कई सुदूर क्षेत्रों तक किया करते थे, जिनमें आज के यूरोप का नाम आता है। यूरोप से संबंधित उनके व्यापार हुआ करते थे, स्थल मार्ग के जरिए वो इनसे जुड़े हुए थे, चीन से भी जुड़े हुए थे और इसके अलावा चीन के साथ साथ अफ्रीका से भी उनका संबंध हुआ करता था स्थल मार्ग के जरिए। भारत, ये सारे के सारे क्षेत्र आपस में स्थल मार्ग के जरिए जुड़े हुए थे। जब हम जल मार्गों के बारे में बात करते हैं तो अरब सागर एक प्रमुख जल मार्ग का एक तरह से स्रोत के रूप में हम इसको गिन सकते हैं और अरब सागर के माध्यम से भूमध्य सागर का प्रयोग करते थे। भूमध्य सागर जिसके माध्यम से रोमन साम्राज्य तक इनके व्यापारिक संबंध हमको देखने को मिलते हैं कि भारत के लोग अरब सागर होते हुए भूमध्य सागर तक जाते थे और वहाँ पर मसाले, काली मिर्च, कपड़े इत्यादि का व्यापार उनके साथ किया करते थे। रोमन साम्राज्य इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिमांड करता था जो भारत के लोग उनको प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, तो इनके भी कुछ हमको वहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जल मार्ग के चलते उत्तरी अफ्रीका के साथ भी इनके कनेक्शन देखने को मिलते हैं, उत्तरी अफ्रीका। और इसके अलावा पश्चिम एशिया में भी कई प्रकार के जल मार्गों की खोज की गई है जो उस समय के पाए गए हैं। पश्चिमी एशिया भी जल मार्गों के जरिए जुड़ा हुआ था। जब मैं वस्तुओं के बारे में बात करता हूं कि इन जल मार्गों के चलिए प्रमुख कौन कौन सी वो वस्तुएं थी जिनका व्यापार एक जगह से दूसरी जगह पर होता था, तो प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी। तो जब हम प्रमुख वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके अंतर्गत मुख्यतः नमक, इसका भी बड़े पैमाने पर व्यापार होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नमक के साथ साथ अनाज, कपड़ा, ठीक है, जैसे सामानों का आदान प्रदान होता था, कपड़े का आदान प्रदान होता था, लकड़ी का आदान प्रदान होता था। ठीक है, लकड़ी के अलावा पत्थर, विशेष प्रकार के पत्थरों का भी वहाँ पर आदान प्रदान हमको देखने को मिलता है। और भारत से विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। तो इन मार्गों के चलते मुख्यतः इन सारी चीज़ों का व्यापार हमको देखने को मिलता है। और जब हम व्यापार के बारे में देखते हैं तो मुख्यतः कुछ उस समय प्रमुख व्यापारिक श्रेणियां हुआ करती थी, यानी कि व्यापारिक समूह हुआ करते थे। तो हम उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। प्रमुख व्यापारिक
समूह कौन कौन से थे उस समय में, जैसे मसत्तुवन नाम का एक व्यापारिक समूह है, सतवाहा, और सतवाहा के साथ साथ सेठी नाम के कुछ व्यापारिक समूह थे जो इन सारे व्यापारिक मार्गों का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले गए और इन सारी चीज़ों का वो लोग व्यापार करते थे। जब हम रोमन साम्राज्य के बारे में देखते हैं, क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ, जब हम रोमन साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत किन किन सारी चीज़ों का वो लोग व्यापार करते थे। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत के संबंध थे वो अरब सागर के जरिए वो लोग भूमध्य सागर से जुड़ते थे और रोमन साम्राज्य से व्यापार करते थे। रोमन साम्राज्य से मुख्यतः वह लोग, भारत के जो लोग थे, मसालों का व्यापार करते थे। मसालों के साथ साथ वो लोग कपड़ों का व्यापार करते थे और इसके अलावा वो काली मिर्च का भी बड़े पैमाने पर आदान प्रदान करते थे। रोमन साम्राज्य के अंदर इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, जिसमें जड़ी बूटियां भी बहुत बड़े पैमाने पर शामिल थी। तो रोमन साम्राज्य भारत से इन सारी चीज़ों की डिमांड करता था और भारत इन सारी चीज़ों को उनको प्रोवाइड करवाता था। और इसके बदले में उस समय सोने के सिक्कों का प्रयोग होता था। सोने के सिक्कों का प्रयोग, यानी कि उस समय वस्तु विनिमय नहीं बल्कि सिक्कों का प्रचलन होता था व्यापार करने में, ये भी हमें याद रखना है। और सोने के सिक्कों का प्रयोग होता था, भारत के अंदर ये सारी चीज़ें जाती थी और बदले में सोना भारत में एकत्रित होता था। ठीक है, तो यहाँ तक कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमने समझा, व्यापार के बारे में समझा, कौन कौन सी वो प्रमुख वस्तुएं थी जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता था इन मार्गों के चलते, रोमन साम्राज्य से किन किन चीज़ों का व्यापार होता था और कौन कौन से वो मार्ग थे जिससे रोमन साम्राज्य से भारत जुड़ा हुआ था व्यापारिक तौर पर, कौन कौन से वो श्रेणियाँ या ग्रुप थे जो व्यापारिक तौर पर इनका लाभ उठाती थी और व्यापार को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाती थी। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने अपने इस टॉपिक के बारे में कवर किया। अगर अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली इसको बता सकते हैं कि कौन कौन से वो हमारे मार्ग थे जिनसे व्यापार 600 BC से 600 AD के बीच में किया गया और कौन कौन से वो श्रेणियाँ थी जो इन सारे व्यापारों को सफल बनाने में कारगर सिद्ध हुई। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ों को हमने अब तक की क्लास में कवर किया। अब हम आगे की क्लास में अपने उन सारे टॉपिक्स के बारे में देखते हैं जो हमारे इस अध्याय के नज़र से वो अंतिम टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हम सिक्कों के बारे में देखेंगे। इससे पहले सिक्कों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गुप्त साम्राज्य के लोग थे और जो कुषाण शासक थे उन्होंने बड़े पैमाने पर सिक्कों का प्रचलन किया था। लेकिन जब हम सिक्कों के बारे में और अच्छे से समझते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले जो सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ वो भारत के अंदर पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांतों पर जन्मे हिंद यूनानी शासकों द्वारा सबसे पहले सिक्के का प्रचलन किया गया। और उस समय जो सिक्के चलाए जाते थे वो ज़्यादातर चांदी और तांबे में ढाले गए। ठीक है, और उन सिक्कों के ऊपर वो या तो अपनी मूर्तियां बनवाया करते थे और अपने राजवंशों का वो नामांकित करते थे। तो सबसे पहले जो सिक्के चलाए वो हिंद यूनानी शासकों द्वारा प्रारंभ किए गए, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो हम सिक्कों के बारे में एक बार और अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। सिक्के यानी कि मुद्राएं। ठीक है, और ये जो सिक्के थे सबसे पहले किसके द्वारा ढाले गए और किसके द्वारा प्रारंभ किए गए, तो वो हम उसमें हिंद यूनानी शासकों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो सिक्के थे, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सिक्कों के बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो सिक्कों का या मुद्राओं का अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों को मुद्रा शास्त्री कहते हैं। मुद्रा शास्त्री, जो लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं ऐसे लोगों को मुद्रा शास्त्री कहते हैं। इसी तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उन लोगों को हम अभिलेख शास्त्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिक्कों का अध्ययन करने वाले जो लोग थे वो मुद्रा शास्त्री थे। इन्होंने जब सिक्कों का अध्ययन किया तो जाना कि इन सिक्कों का संबंध कौन कौन से राजवंशों से है, ये कितने साल पुराने ढाले गए सिक्के हैं, सबसे पहले कौन कौन से सिक्के डाले गए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको इन मुद्रा शास्त्रियों द्वारा पता चलता है। तो जब हम सिक्कों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो सिक्के ढाले गए, सबसे पहले सिक्के जो ढाले गए वो हिंद यूनानी शासकों द्वारा डाले गए थे। हिंद यूनानी, ठीक है, हिंद यूनानी शासकों द्वारा सबसे पहले सिक्कों को डाला गया। और जिस प्रकार की धातु का प्रयोग किया गया सिक्के ढालने के लिए
जिस धातु का प्रयोग किया गया उसमें तांबा सबसे प्रमुख हुआ करता था उस समय, तांबे के सिक्के डाले गए और इसके साथ साथ वे लोग चांदी का भी प्रयोग किया करते थे। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हिंद यूनानी शासक थे, इन्होंने सिक्कों के ऊपर मूर्तियां और नामांकन यानी कि अपना नाम वगैरह लिखना, नामांकन करना, ठीक है, नामांकन यानी कि वो अपने राजवंश का, अपने राजाओं का वो क्या करते थे, नाम वगैरह उसके ऊपर लिखवाया करते थे। तो इन सारी चीज़ों की शुरुआत हिंद यूनानी शासकों द्वारा की गई। उसके बाद जब 15 ईस्वी के आसपास कुषाण शासक आते हैं भारत के राजवंशों में, जब हम कुषाण शासकों के बारे में पढ़ते हैं तो जो कुषाण वंश थे, इन्होंने सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था, उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के डालना शुरू किए। और सोने के सिक्के डालने के पीछे भी कई प्रकार के कारण थे, मैंने आपको उसमें भी बताया था सोने के सिक्के। तो सबसे पहले सोने के जो सिक्के चलाए वो कुषाण शासकों द्वारा प्रारंभ किए गए, और सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो सोने के सिक्के चलाए वो भी कुषाण वंश के शासकों द्वारा चलाए गए, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो सोने के सिक्के चलाए गए वो भी कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। ठीक है, मेरे साथ अभी यहाँ पर एक मेरा स्टूडेंट है, अभी मैं आपसे मिलाऊंगा उसको, और इस टाइम पर वो देखने आया है कि भैया क्या कर रहे हैं और कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपको उससे ज़रूर मिलवाऊँगा, आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक हम अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं जिसमें हमने सिक्कों के अध्ययन के बारे में अब यहाँ तक की चीज़ों को के बारे में जाना है। इसके अलावा कुछ ऐसे राजवंश से जो हरियाणा और पंजाब वाले इलाकों पर उन लोगों ने शासन किया था, और इन लोगों ने मुख्यतः और बहुत बड़ी तादाद में तांबे के सिक्के चलाए। हरियाणा और पंजाब पर शासन करने वाले जो शासक थे उनको योद्धे शासक बोला गया, योद्धे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, उनको योद्धे शासक बोला गया। और जो योद्धे शासक थे उनके द्वारा बड़े पैमाने पर तांबे के सिक्के डाले गए, और इन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, और इनको तांबे के सिक्कों के माध्यम से उन्होंने काफ़ी ज़्यादातर व्यापार को सुगम बनाया अपने इस हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिक्कों के अध्ययन के बारे में जानते हैं। अब एक बार सिक्कों के महत्व के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि सिक्कों का एक तरह से किस प्रकार महत्व था। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो सिक्के थे, कहीं ना कहीं ये जो सिक्के थे ये व्यापार को सुगम बनाने का एक प्रकार का साधन थे। सिक्कों ने व्यापार को सुगम बनाया। सिक्के इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने व्यापार को बहुत ज़्यादा सुगम बनाया था। और सिक्कों से हमको उस समय के राजवंशों के बारे में पता चलता है कि ये जो सिक्के डाले वो कौन से राजवंशों ने डाले, और उन राजवंशों का समयकाल क्या था, उनके राजाओं के क्या क्या नाम थे। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमको किससे पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है। इसीलिए सिक्के हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजवंशों के बारे में पता चलता है सिक्कों से हमें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सिक्कों के महत्व की, तो हम इसके अंदर देखते हैं कि जो सिक्के थे इनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इनसे हमें एक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए सिक्के हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। तो ये वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक थे हमारे, ठीक है, जो हमें सिक्के की महत्वता को बताते हैं। तो यहाँ तक हमने सिक्कों के महत्व के बारे में जाना, सिक्कों के प्रचलन और उनके प्रारंभ के बारे में जाना, और सबसे ज़्यादा कौन सी धातु के सिक्के डाले गए, उन सारे तत्वों के बारे में हमने अब तक की क्लास में चर्चा की। अब होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो 600 BC का जो टाइम था, 600 AD के आसपास जब ये टाइम आगे की तरफ अग्रसर होता है, तो कहीं ना कहीं जो सोने के सिक्के डाले गए थे उन सोने के सिक्कों में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उन सोने के सिक्कों में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। तो सोने के सिक्के जो इतने बड़े तादाद में कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए, प्रारंभ किए गए थे, अब उनमें जो कमी आई उसके सबसे जो बड़े कारण थे वो कौन कौन से साबित हुए उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि सोने के सिक्कों की कमी होने के पीछे के क्या कारण थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था व्यापारिक, जो व्यापार था, कहीं ना कहीं व्यापार में बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट आई होगी, और जैसे जैसे व्यापार में कमी आई वैसे वैसे सोने के सिक्कों को ढालना कम कर दिया गया। ठीक है, तो व्यापार में कमी
ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था सोने के सिक्कों के प्रचलन में कमी आने का। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य से जब व्यापार होता था, भारतीय साम्राज्यों का जब रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था तो वो लोग सोने के सिक्कों में व्यापार किया करते थे। और हमने रोमन साम्राज्य के बारे में जब 11वीं क्लास में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पर सॉलिडस नाम का सोने का एक सिक्का चलाया जाता था। तो सोने के सिक्कों में वो लोग व्यापार करते थे, लेकिन 5वीं शताब्दी आते आते रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर आ जाता है और वो छोटे से साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन के नाम से, जो उसकी राजधानी हुआ करती थी, उसके नाम से अब जाना जाने लगा। तो कहीं ना कहीं इस्लाम का जैसे जैसे उदय हुआ वैसे वैसे रोमन साम्राज्य समझता चला गया। तो रोमन साम्राज्य का पतन जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे सोने के सिक्कों का मिलना भी अब कम हो गया। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का पतन होना भी सोने के सिक्कों में कमी लेकर आया। रोमन साम्राज्य का पतन, ठीक है, रोमन साम्राज्य का जैसे जैसे पतन हुआ वैसे वैसे सोने के सिक्कों में कमी आई। तो सोने के सिक्के इसलिए कम ढाले गए। ठीक है, अभी दोनों खेलेंगे, रुक जा। अब हम उनके और एक और कारण इसका माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि उस समय व्यापार के, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि सोने के सिक्के इसलिए कम हुए होंगे क्योंकि उस समय व्यापार के नए साधनों को लोगों ने डेवलप कर लिया था। अब लोग सोने के सिक्कों में व्यापार करना पसंद नहीं करते थे। अब वो व्यापार के लिए नए साधनों का प्रयोग करते थे जिसमें वो अलग अलग प्रकार की करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते थे। सोना एक बहुत ज़्यादा कीमती धातु के रूप में जाना जाने लगा था, तो लोगों ने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसीलिए सोने के सिक्के डलना कम हो गए और धीरे धीरे ऐसा समय आया 600 ईस्वी तक कि सोने के सिक्कों में बड़े पैमाने पर कमी आई। उसकी जगह पर नए प्रकार के चांदी के सिक्कों का चलना प्रारंभ हो गया, जिसमें हम रोमन साम्राज्य के अंदर भी देखते हैं कि उन्होंने सॉलिडस के बाद दिनारियस नाम का सिक्का चलाया था जो शुद्ध चांदी का हुआ करता था। तो आगे चलकर फिर चांदी वगैरह के सिक्कों का प्रचलन बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। ठीक है, तो आज के समय में भी हम देखते हैं कि पहले जो करेंसी चलती आ रही थी, धीरे धीरे जो करेंसी पहले सिक्कों में चला करती थी वो नोटों में तब्दील हुई और अब ये समय आ गया है कि नोटों से ये सारी की सारी करेंसी खत्म हो गई। अब सब कुछ डिजिटल पेमेंट हो गई है ना। अब सब लोग पेटीएम और फ़ोन पे वगैरह करते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि जो बची कुची करेंसी है 100-200 साल बाद वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब केवल लोग पेमेंट यानी कि डिजिटल पेमेंट का ही उपयोग करेंगे। तो हम उस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उस समय में भी ऐसे ही नवीन साधनों का प्रयोग किया गया होगा। तो इस तरीके से हमने सिक्कों के बारे में उन सारे के सारे टॉपिक्स को भी क्लियर किया और यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर था राजा, किसान और नगर, ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन के बाद ये है आपके लिए कि कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बंधुत्व, जाति तथा वर्ग को अपना इस चैप्टर के इस क्लास के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना और अपनों का और बने रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।